बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। क्या होता है उसमें कि आप बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे आप मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो हम उसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, केरोसिन ऑयल हो गया, गैस ऑयल हो गया, पैराफिन्स हो गया, जेट फ्यूल हो गया, ये हम हासिल करते हैं। अब इसी से हमें गैसोलीन भी मिलता है, जिसको आम ज़बान में हम पेट्रोल भी कहते हैं। तो वो जस्ट 20% तक हमें मिलता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेस पे हमें पेट्रोलियम से सिर्फ 20% तक पेट्रोल मिलता है। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल की कंजप्शन काफी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो उसकी बेस पे जब पेट्रोलियम में से पेट्रोल की जो प्रोडक्शन है वो कम है, तो उस बात को, इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए हम क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग किस चीज की करते हैं? तो जो गैस ऑयल होता है या केरोसिन ऑयल, जो गैसोलीन से हायर रेंज वाले हाइड्रोकार्बन्स है, हम उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर या कैटलिस्ट की मौजूदगी में स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। सो क्रैकिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आप कन्वर्ट करते हो हायर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को आप एब्रिविएशन के लिए HCS भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में, पेपर में आपने पूरा वर्ड ही लिखना है, हाइड्रोकार्बन्स। So higher hydrocarbons of high boiling points, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो हाई हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसको हम दूसरे लफ्जों में लिख सकते हैं कि वो लेस वोलेटाइल है। तो उन हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम क्रैक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, are broken down to lower hydrocarbons of lower boiling point। अब बॉइलिंग पॉइंट कम है तो दूसरे लफ्जों में हम इसे कह सकते हैं कि हाई वोलेटाइल होंगे। वोलेटिलिटी इनके लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना। अब जो हाई वोलेटाइल है, मतलब वो ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स होंगे, छोटे साइज के, उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे। साइज स्मॉलर होने का मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे, चेन बड़ी होगी और उनके दरमियान पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डेवलप होंगी। स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होंगी तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे, वो लेस वोलेटाइल होंगे। तो हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, हीट करके किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में या प्रेशर वाली कंडीशंस अप्लाई करके क्रैकिंग कहा जाता है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लिखते हैं। तो इस एग्जांपल में C16H34 हम इसको हीट अप करते हैं और साथ में हम प्रेशर भी अप्लाई करेंगे। डेल्टा मतलब हीट करना हाई टेम्परेचर पे, ऑलमोस्ट 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे प्रेशर भी अप्लाई करेंगे। तो ये ब्रेक डाउन होगा हेप्टेन में, C17H16, साथ में प्रोपेन के 3 मॉलिक्यूल्स और साथ में इथीन हो गया। तो जब हेक्साडेकेन C16H34 को क्रैक किया जाएगा तो वहां से हमें C7H16 एक हेप्टेन का मॉलिक्यूल मिलता है, इथीन का मॉलिक्यूल मिलता है और साथ में प्रोपेन। तो अब आप देखें 16 कार्बन की चेन को हमने 7 कार्बन की चेन में, 2 कार्बन की चेन में और 3 कार्बन की चेन में, मतलब एक हायर हाइड्रोकार्बन को हमने लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस क्रैकिंग कहलाता है।
तो इस क्रैकिंग प्रोसेस की मदद से हम जो गैस आयन होता है या फिर केरोसिन को क्रैक करके हम गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं, पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं। सो व्हाट इज द एडवांटेज या व्हाट इज द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ क्रैकिंग? तो आप कह सकते हैं कि इससे हम गैसोलीन की प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं। हम केरोसिन ऑयल को या गैस ऑयल को क्रैक करके गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं। क्रैकिंग का बेसिक पर्पस ये। अब क्रैकिंग जो है वो डिफरेंट वेज में एडॉप्ट की जाती है, डिफरेंट वेज में परफॉर्म की जाती है। तो इसके 3 बेसिक वेज हैं। तो पहला उनकी ये जो 3 टाइप्स हैं ये डिपेंड कर रही है कि कौन सी कंडीशंस अप्लाई की जा रही है। तो एक है इसकी थर्मल क्रैकिंग। तो नाम से ही जाहिर है, थर्म मतलब हीट। इसमें आप हायर हाइड्रोकार्बन्स को हीट कर प्रोवाइड करके उसको लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। सो आप इसमें सिंपली मेंशन कर सकते हो बाय मींस ऑफ हीट। तो इसमें क्रैकिंग परफॉर्म की जाती है हीट प्रोवाइड करके। तो इसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलती है बेसिकली वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। ऐसे ही आप इसकी एग्जांपल में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने इसको हीट प्रोवाइड की तो इससे हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी प्रोडक्ट के तौर पर मिल रहे हैं। तो थर्मल क्रैकिंग में आप हायर हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करते हो, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो और उसमें हमें जो मेजर प्रोडक्ट्स मिलती है वो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स मिलती है। दूसरी है इसकी कैटालिटिक क्रैकिंग। तो नाम से ही जाहिर है कैटालिटिक मतलब इसमें कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये जो क्रैकिंग की जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब मोस्टली इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो सिलिका और एल्यूमिना का मिक्सचर होता है। सिलिका मतलब SiO2 और एल्यूमिना Al2O3 इनका मिक्सचर होता है। ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है फॉर कैटालिटिक क्रैकिंग। और इसमें जो कि कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है लिहाजा टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस हैं वो कम कर दी जाती है। और इसका एडवांटेज क्या है? जिसका यहाँ का एडवांटेज है कि हमें अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स मिलती हैं। इसका एडवांटेज ये है कि हमें हाई क्वालिटी फ्यूल मिलता है। मतलब गैसोलीन की प्रोडक्शन के लिए मेनली ये कैटालिटिक क्रैकिंग अडॉप्ट की जाती है। इससे हमें अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन मिल जाता है। और तीसरी टाइप है इसकी स्टीम क्रैकिंग। तो बिल्कुल नाम से ही जाहिर है यहाँ पे हम स्टीम इन्वॉल्व करते हैं। तो क्या होता है स्टीम जो कि वाटर वेपर्स होते हैं। अब वाटर तो बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। जब आप वाटर को बॉयल कर रहे होते हो तो वाटर के जो वेपर्स निकल रहे होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही निकल रहे होते हैं। बाकी जो बर्तन में पानी होता है उसका टेम्परेचर 100 से नहीं बढ़ता क्योंकि जिनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है वो वेपर्स बन के निकल जाते हैं। लेकिन फिर हम स्टीम बना के उसको 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं। सो इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम एट 900 डिग्री सेल्सियस मतलब उस स्टीम को 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। उस हायर हाइड्रोकार्बन्स वाले वेपर्स के साथ मिक्स किया जाता है और जब इतना बड़ा टेम्परेचर होता है तो वो हायर हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन होकर लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो चूंकि वो गैसेस होती हैं वो गैस फॉर्म में रहती है, वाटर मॉलिक्यूल्स तो वो कंडेंस होकर सेपरेट हो जाते हैं और बाद में उन गैसेस को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेस पे सेपरेट कर दिया जाता है। तो इससे भी हमें मेनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं और ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं यानी कि कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले। तो क्रैकिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आप
हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हो, और वो टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, क्रैकिंग की 3 टाइप्स हैं। थर्मल क्रैकिंग, जिसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करके मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है, इससे हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग में कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्रैकिंग होती है और इससे हमें अच्छी क्वालिटी का फ्यूल मिल जाता है। और स्टीम क्रैकिंग में हम स्टीम यूज करते हैं एट 900 डिग्री सेल्सियस, और इससे भी हमें बेसिकली मोस्टली अनसैचुरेटेड ऑफ स्मॉलर साइज हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। अब ये जो गैसोलीन हमें यहाँ से मिलता है, चाहे वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से मिले या क्रैकिंग के प्रोसेस की वजह से मिले, तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो हमने इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना होता है ताकि उसकी माइलेज भी ज्यादा हो, उसकी एवरेज भी ज्यादा हो, और वो इंजन की एफिशिएंसी को डिस्टर्ब भी ना करे, इंजन को अच्छी हालत में मेंटेन करे। तो इस मकसद के लिए हम रिफॉर्मिंग करते हैं। सो रिफॉर्मिंग नाम से ही जाहिर है, रिफॉर्मिंग का मतलब है कि दोबारा से मॉडिफाई करना, रीशेप करना, दोबारा से उसको डिस्कस करना, उसको रिसाइज करना। तो रिफॉर्मिंग के प्रोसेस में उसमें लो क्वालिटी फ्यूल को हम हाई क्वालिटी फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर फ्यूल अच्छी क्वालिटी के ना हो, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो था वो इतनी स्मूथली कंबस्ट नहीं करते। अब अगर क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल ना हो, तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की जाती है तो उस फ्यूल की कंबस्टन से पहले ही जो पिस्टन होता है उस मेटालिक सिलेंडर के अंदर जाके स्ट्राइक करता है, और प्रॉपर इग्निशन से पहले, उस प्लग की स्पार्किंग से पहले ही कंबस्टन स्टार्ट हो जाती है, और उस वजह से वो जो पिस्टन होता है वो बार बार जाके सिलेंडर के अंदर कोलाइड करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको नॉकिंग कहा जाता है, और ये उसी वक्त होता है जब फ्यूल अच्छी क्वालिटी का ना हो। तो फ्यूल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है। So straight chain hydrocarbons are converted to branch chain hydrocarbon. तो इसका मकसद क्या है बेसिकली रिफॉर्मिंग का? फ्यूल की क्वालिटी को इंप्रूव करना। बेसिकली हम गैसोलीन के लिए भी यूज करते हैं। तो क्या होता है इसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह पहले बताया कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो स्मूथली बर्न नहीं करते, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जरा स्मूथली बर्न करते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्टेन की। छह कार्बन ये हो गए, 7 और ये 8 कार्बन की ये स्ट्रेट चेन है, एन ऑक्टेन आप इसे कह सकते हो। तो जब इसकी रिफॉर्मिंग की जाती है तो ये ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखें ये 5 कार्बन की चेन है बेसिकली, इसमें ये 1 2 3 4 5, दूसरे कार्बन पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है तो आप ये लिखोगे 2 2, और चौथे कार्बन पे भी मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप्स हो गए, 2 दूसरी पोजीशन पे और 1 चौथी पोजीशन पे, तो 2 2 4, 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। और जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन की है तो पेंटेन हो जाएगा। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब इसको ये एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। तो स्ट्रेट चेन को हमने ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया, ये वाला प्रोसेस रिफॉर्मिंग आता है। अब ये भी ऑक्टेन है, इसमें भी 8 कार्बन है, ये भी ऑक्टेन है, इसमें भी 8 कार्बन है। फर्क क्या है? ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है। ये लेस स्मूथली बर्न करता है, ये मोर स्मूथली बर्न करता है। अब इसमें देखें इस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप है,
तो जब एक कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो हम उसके लिए नियो की टर्म यूज करते हैं, जैसा कि आपने नियो पेंटेन पढ़ा। और जब एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हो और वो चेन एंड कर रहे हो तो उसके लिए हम आइसो की टर्म यूज करते हैं। अब आइसो और नियो दोनों में देखें तो आई पहले आता है, एन बाद में आता है, तो इसके लिए हम इसको नाम देते हैं आइसो ऑक्टेन। तो आपने एन ऑक्टेन को आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये प्रोसेस रिफॉर्मिंग कहलाता है। ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्मूथली बर्न करता है। अब जो गैसोलीन होता है उसमें आइसो ऑक्टेन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, इस वजह से उस फ्यूल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम अपनी तरफ से आइसो ऑक्टेन की क्वांटिटी ऐड करते हैं। आपने जिस तरह पेट्रोल पंप्स के लिए प्रयोग कर सुना होगा हाई ऑक्टेन फ्यूल, तो हाई ऑक्टेन का मतलब क्या होता है कि गैसोलीन के अंदर आइसो ऑक्टेन की क्वांटिटी ऐड की गई है, बढ़ाई गई है। तो नॉर्मली 92 वाला मिलता है, 100 आइसो 100 ऑक्टेन नंबर वाला भी होता है, 120 126 तक भी होता है। तो किसी भी फ्यूल के अंदर आइसो ऑक्टेन की जो रेशियो होती है, जो क्वांटिटी होती है, उसको ऑक्टेन नंबर कहा जाता है। तो रिफॉर्मिंग प्रोसेस की मदद से हम आइसो ऑक्टेन बनाते हैं, ये जरा स्मूथली बर्न करता है और इसको गैसोलीन के अंदर ऐड करके उस गैसोलीन की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है। जब क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है तो उसकी माइलेज भी बढ़ जाती है और इंजन की एफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा हम इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसके अंदर कुछ केमिकल रिएजेंट्स भी ऐड करते हैं। सो टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल, तो इसको हम TML एब्रिविएट करते हैं और इसको TEL एब्रिविएट। तो जब हमने नॉकिंग की बात की तो उस नॉकिंग साउंड को रिड्यूस करने के लिए गैसोलीन के अंदर ये केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, और चूंकि नॉकिंग को कम कर रहे होते हैं इस वजह से इनको एंटी नॉकिंग एजेंट्स कहा जाता है, टेट्रामिथाइल लेड या टेट्राइथाइल लेड। तो पहले ये यूज होते रहे हैं लेकिन अब इनके यूज के ऊपर बैन लगा दिया गया है, अब ये बहुत कम यूज हो रहे हैं। इसकी रीजन ये है कि जब इस फ्यूल की कंबस्टन होती है तो उसके अंदर बनता है लेड ऑक्साइड PbO, जो कि रिड्यूस होकर फिर लेड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है और एग्जॉस्ट पाइप में से बाहर निकलते हैं। लेड एक हैवी मेटल है, जब इसके पार्टिकल्स एग्जॉस्ट की मदद से एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इवन के ये हैवी मेटल जो होते हैं ये कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, लंग्स कैंसर ये ज्यादातर कॉज करते हैं। तो इस वजह से इन एंटी नॉकिंग एजेंट्स की जो यूसेज है गैसोलीन के अंदर या फ्यूल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए या इंजन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए उनके ऊपर इसका बैन लगाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया क्रैकिंग का, जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। वो 3 टाइप्स की होती है। स्टीम क्रैकिंग जिसमें हम स्टीम यूज करते हैं 900 डिग्री सेल्सियस पे, थर्मल क्रैकिंग जिसमें हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके क्रैकिंग करते हैं, और तीसरी है कैटालिटिक क्रैकिंग जिसमें हम कैटालिस्ट का यूज करते हुए क्रैकिंग करते हैं। अब जो हम क्रैकिंग कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, गैसोलीन की क्वांटिटी बढ़ाना। अब गैसोलीन जो हमें मिलता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, वो इतनी अच्छी एवरेज नहीं देता, गाड़ी में माइलेज अच्छी नहीं देता, तो उसके लिए भी हम रिफॉर्मिंग करते हैं जिसमें लोअर हाइड्रो जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो जरा स्मूथली बर्न करते हैं, तो इसके लिए हम आइसोप्रोपेन सेलेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला है कि आइसोप्रोपेन जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी माइलेज देते हैं, तो इस वजह से गैसोलीन के अंदर इस आइसोप्रोपेन की क्वांटिटी को ऐड किया जाता है, और उस गैसोलीन के अंदर आइसोप्रोपेन की क्वांटिटी को ऑक्टेन नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितनी ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, जितनी ज्यादा आइसोप्रोपेन की क्वांटिटी ऐड की जाएगी, वो गैसोलीन उतनी ज्यादा अच्छी नेचर का होगा। तो आज के टॉपिक में हम बस इतना ही। मजीद आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।